हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस बायोलॉजी क्लासेस। आई एम डॉक्टर शिवशंकर गौतम। आज हम वीडियो डाल रहे हैं। इससे पहले मैं कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि ये वायरल फैला हुआ है इन्वायरमेंट में। पहले तो ये आई फ्लू हो गया है ना, उसके बाद फिर कुछ वायरल फीवर, तो इस तरह से 15-16 दिन मेरा निकल गया, बीच में मैंने अपलोड नहीं किया है क्योंकि ये वायरल जो है वो लगभग सबको होना है ना, क्योंकि ये इसका कोई बचाव नहीं है, ये फैलता ही फैलता है ना, और अपने आप ही ठीक होता है। दवाइयों से इस पर कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक जो तो ले लेते हैं लोग, लेना भी चाहिए, लेकिन होता ये बॉडी अपने आप ही इसको कंट्रोल करती है और 5 से 6 दिन, 4 से 5 दिन या 5 से 6 दिन किसी में ये अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है ना। और ये कौन करता है? ये बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर होती है, और वो कहाँ पे होती है, कैसे होता है, इसके बारे में जब इम्यूनिटी पढ़ाएंगे, इम्यून सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आते हैं न्यूक्लियस के बारे में, अपने टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले हमने आपको सेल ऑर्गेनल सारे लगभग पढ़ा दिए हैं, सबको डिस्कस कर चुके हैं, और ये लगभग लास्ट टॉपिक ही समझो। इसके बाद एक दो टॉपिक और है, इसके बाद साइटोलॉजी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो भी अगर थोड़ा बहुत बच गया होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में खास बात यह है कि ये क्या है, ये एक तरह से सेल का बॉस होता है। जैसे किसी कंपनी में एक बॉस होता है ना, डायरेक्टर होता है, जो हमने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि वो सारे कंपनी वाले जितने भी कर्मचारी हैं सबको इंस्ट्रक्शन देता है या कंट्रोल करता है। ऐसे ही ये जो है न्यूक्लियस जो होता है ये कंट्रोलर होता है ना, मेन ऑर्गेनल है। और इसके अंदर देखो, वैसे तो ये होते एक ही है, लगभग कुछ एक कोशिका में एक ही मिलेगा जनरली, है ना, लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक से ज्यादा भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है, याद रखिए। तो दूसरी बात ये है कि ये जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, ठीक है ना। तो इसके अंदर बाइन्यूक्लिएट का मतलब है कि 2 न्यूक्लियस मिलेंगे, 2 न्यूक्लियस, ठीक है। एक तो होता है मैक्रो, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो, माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है ना। मैक्रो का मतलब हो गया कि बड़ा, साइज में बड़ा, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो ये इनका दोनों का पर्पस अलग अलग है। तो ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है, जो कि लार्जर न्यूक्लियस है, ये करता है उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल, है ना, सेल की मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा। और ये माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। बाकी अगला देखो, ये ओपेलेना है ना। ओपेलेना में क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है इसकी सेल, है ना। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब कई सारे इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ ये होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन होता है ना। इसलिए मेम्ब्रेन जो ऑर्गन है किसमें मिलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में, है ना। यूकैरियोटिक कोशिका में भी किसी में ये मेच्योरिटी पे नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं ए न्यूक्लिएट, उस सेल को कहेंगे ए न्यूक्लिएट, मेच्योरिटी पे नहीं मिला। किस में, जैसे ह्यूमन आरबीसी है, ह्यूमन आरबीसी में, मेच्योर ह्यूमन आरबीसी में ये न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। और एक होता है सीव ट्यूब सेल। सीव ट्यूब सेल क्या है, जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर ये जब सेल की, जब हम उसकी प्लांट्स को जब उनके कंडक्शन सिस्टम को पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वहां पे ये मिलती है, फिलहाल ये जान लो कहाँ मिलती है सीव ट्यूब, तो वहां पे मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद एक जो साइंटिस्ट हुए हेमरलिंग, है ना, हेमरलिंग ने स्टडी की थी इसकी, इस पे एस्टेबल एरिया पे ऐसा एस्टेबल स्टडी की, और उन्होंने बताया कि ये क्या है कि ये स्टोर हाउस है हेरिडिटी का, यानी कि जेनेटिक कैरेक्टर्स का एक तरह से स्टोर हाउस है। क्योंकि जेनेटिक कैरेक्टर कहाँ मिलते हैं, डीएनए पे, और डीएनए कहाँ मिलेगा, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। अभी एक चीज और बता दूं कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में 2 डिवीजन होते हैं। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन, और एक होता है, फिर दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, है ना। तो दोनों अलग अलग है,
ठीक है, होते ये सेल डिवीजन में ही आते हैं, तो उनको जब हम सेल डिवीजन अभी बताएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये चीज तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है कि सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन होती है ना। तो एक तो हो गई ये आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, और इस दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो बीच में आपको कंडेंसी दिख रहा है ये रेड कलर का, ये है न्यूक्लियोलस, इसको कहेंगे न्यूक्लियस। ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है और जो कि बना होता है आरएनए और प्रोटीन का, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसका मेन रोल होता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो धागे जैसी जो धागे जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, ये धागे जैसी स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर का जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और इसके अंदर जो देखो इसकी बाहर की जो एनवलप है, बाहर के जो मेम्ब्रेन है, इसमें जगह जगह पे ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। ठीक है, और एक चीज और मैंने बताई थी जब हम ईआर पढ़ा रहे थे कि इसकी जो बाहरी जो दीवार है, इसका जो पोर्स है, इससे एक स्ट्रक्चर अटैच होती है, इसको हम कहते हैं ईआर, है ना। तो अब इसके बाद देखते हैं कि इसको हमने देखो इसके 4 पार्ट हमने वहां पर दिखाई दिए आपको और समझा देते हैं। एनवलप के बारे में क्या है, एनवलप तो यही है जो बाहर की जो 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, और बीच वाले स्पेस को हम बोलते हैं क्या, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये लिक्विड है ना। कैसा लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट है, सेमी फ्लूइड है और कोलॉइडल है। ठीक, इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में क्या है, ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर जो हमने वो दिखाया, ये क्या है न्यूक्लियोलस। ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, बना होता है आरएनए और प्रोटीन का, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में मेन इसका रोल है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर है ना। अगला क्रोमेटिन, वो क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं वो बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के। ठीक है ना, और इनको स्टेन किया जाता है एसिटोकार्बिन से, ये एसिटोकार्बिन से स्टेन लेते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पे ये 2 तरह के हैं, एक यूक्रोमेटिन और एक हेटेरोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो क्या है कि ये जो थ्रेड्स हैं वो लूजली अरेंज हैं। ये थ्रेड्स क्या है, लूजली अरेंज हैं। तो ये क्या होगा, लूजली अरेंज होंगे तो क्या स्टेन कम लेंगे, तो ये लाइट स्टेन होते हैं, और ये इसलिए ये क्या है, एक्टिव होते हैं, है ना, यूक्रोमेटिन। और हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, ये डार्क स्टेन लेता है। क्यों, क्योंकि ये टाइटली अरेंज, टाइटली पैक्ड है। जैसे ये थ्रेड एक बार इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होगा, ज्यादा एक जगह इकट्ठे होंगे तो डार्क स्टेन लेंगे, है ना। और इसी वजह से ये क्या होता है, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब सेल डिवीजन होना होता है तो सेल डिवीजन होने में सबसे पहले क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस होती है। हाँ, कैरियोकाइनेसिस क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है ना, तो कैरियोकाइनेसिस में होने के लिए क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, तो ये क्या है, कंडेंस होने लगती है, और कंडेंस होकर के और इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाती है ना, कंडेंस होकर के इस तरह की, इसको कहते हैं हम क्रोमोसोम। ठीक है ना, अब ये क्रोमोसोम होते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में इनकी संख्या अलग होती है ना, और फिक्स होती है। हर ऑर्गेनिज्म की सेल में एक क्रोमोसोम की संख्या फिक्स होती है, और कैरियोकाइनेसिस में इसी का डिवीजन होता है मेनली, है ना। ये ये पहले से ये अपनी संख्या डबल कर लेता है, फिर उसके बाद ये डिवीजन में हाफ हो जाते हैं, फिर दोनों सेल अलग अलग अपना फिर से पूरा क्रोमोसोम की संख्या कर लेती है। ठीक है ना, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में क्रोमोसोम पढ़ेंगे, क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर होता है और ये कैसे बनता है। ठीक है ना, थैंक यू।